नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने ये बताया कि विपक्ष का गठबंधन सिर्फ राजनीति के लिए ही बनाया गया है। उन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। देश को बांटने का काम कांग्रेस और अन्य दलों ने किया है, जिसको इसी सिलसिले में वार प्रधानमंत्री ने संसद में विस्तार से इस विषय पर बताया। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी करी थी 2018 में कि विपक्ष 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, और एक एक बिंदु पर जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की बात रखी, पूरे देश का परिप्रेक्ष्य में रखा और पूरी दुनिया आज भारत को किस नज़रिए से देख रही है वो उन्होंने विपक्ष के सामने भी रखा और पूरे भारत की जनता ने उसको देखा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि विपक्ष चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का एक दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय उनका है कि उनका एक एक क्षण और एक एक पल उन्होंने माँ भारती को समर्पित किया है। वो उनके कल के जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना उद्बोधन वहाँ पर दिया है, अपना संबोधन किया है, उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से समस्त देशवासियों ने उसको महसूस किया है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार रात भाजपा उत्तराखंड पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि 3 उम्मीदवारों का पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा गया है। जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, सभी लोग उसके साथ प्रचार में जुट जाएंगे। क्योंकि बागेश्वर का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है वहां से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा उस पर। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी अधिकारी अलर्ट के दौरान सतर्क रहें और प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी मौसम का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरूरी नहीं है तो खराब मौसम के दौरान अपनी यात्रा को आगे भी बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। साथ ही आपदा प्रबंधन तंत्र भी सभी जगह अलर्ट मोड में काम कर रहा है। पिछले 48 घंटे 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सक्रियता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। मसूरी में भारी बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं कई जगहों पर सड़कों पर मलबा आने से आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां क्रिकेट स्थिति रैन बसेरा का एक बड़ा भाग टूट गया है और जिससे कई परिवारों को खतरा पैदा हो गया है। यहां पर लगभग 12 परिवार रहते हैं जिनके सामने कई दिक्कतें आ रही है। तड़के 3 बजे पुस्ता ढहने से लोग अपने बच्चों के साथ सड़कों पर आ गए और भूखे प्यासे वहीं पर हैं, क्योंकि वहां मकान का खतरा मकान को पैदा हो गया है। बता दें जिससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। नगर पालिका द्वारा यहां का निरीक्षण भी किया गया है और लोगों को ये जगह खाली करने के लिए नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसी बरसात में ये लोग कहां जाएंगे। वहीं शहर के कई भागों में भी पुश्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़कों पर मलबे को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। बिल्कुल भारी बारिश के चलते जो किंगक्रिएट में हमारा रैन बसेरा है उसकी एक दीवार वो गिरी है और जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि वहाँ से उनको हट जाएं, और क्योंकि उसके नीचे कुछ बस्ती भी है उनको भी मैंने अधिकारी को निर्देशित किया है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनको वहाँ पे कहीं और इंतज़ाम उनका किया जाए और जैसे ही बारिश रुकती है उसके मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द
बीते दिनों से लगातार हो रही बरसात से उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। जगह जगह जनहानि और संपत्ति के नुकसान की खबरें सामने आ रही है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आपदा प्रबंधन ने भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी सहित सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान पर आपदा प्रबंधन ने नजर रख ली है और ऐसे में आपदा प्रबंधन के डायरेक्टर पीयूष रौतेला ने बताया है कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार में कांगड़ी गांव में भूकटाव हो गया है, जिससे वहां के लोगों को अनाउंसमेंट करके सूचना दी जा रही है। कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं नैनीताल जिले में जल भराव से हुई समस्या का निस्तारण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि तेज बारिश से भूस्खलन होने के कारण उत्तराखंड की 200 से अधिक सड़कें बाधित है, जिसमें 4 राज्य मार्ग भी शामिल है। कोई बड़ी इंसिडेंट की तो आज कोई सूचना नहीं है अभी तक। अभी हाँ ये है कि जो हरिद्वार में है, हरिद्वार में गंगा जी आगे चलती हैं तो उनके फैलने के लिए जगह होती है, तो फैलाव में की जहाँ तटबंध भी बने हुए थे। जो कांगड़ी गांव एक पड़ता है, वहाँ भू कटाव हुआ है, वहाँ जल स्तर बहुत बढ़ गया था। तो उसको देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने जो उसके किनारे लोग रह रहे हैं उनको अलर्ट मोड पर रख दिया है। वैकल्पिक व्यवस्था का भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है। कांगड़ी गांव में कोई स्कूल आइडेंटिफाई करके लोगों को बता दिया गया है ताकि किसी को कोई हबड़ तबड़ न हो, किसी को परेशानी न हो। वहीं ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तराखंड यूपी बोर्ड से 537 ग्राम अवैध स्मैक के साथ कुमाऊं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत 55 लाख आंकी गई है। इतना भारी मात्रा में अवैध स्मैक का मिलना बेहद ही गंभीर विषय है। बता दें कि अभियुक्त उत्तर प्रदेश की बरेली से स्मैक लाकर यहां पर बेचा करता था और लगभग 1 साल से स्मैक तस्करी का ये काला धंधा कर रहा था। एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है कि लोगों से ये स्मैक लाकर यहां बेचा जाता था। इसकी जानकारी के लिए एसटीएफ अभियुक्त से पूछताछ कर रही है। जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार जो हमारी एएनटीएफ की टीम है वो जो नशे के बड़े सप्लायर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में लगी हुई है। और उसी क्रम में हमारे को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि एएनटीएफ कुमाऊं की टीम के द्वारा उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से एक बड़े ड्रग तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 537 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। ये नियर अभी पास्ट में हमारी सबसे बड़ी ड्रग्स की रिकवरी है और इससे पूछताछ की गई कि किससे लेकर आया था और उस व्यक्ति को भी मुलजिम बनाया गया है। आगे क्योंकि ये कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ा गया है तो इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। रामनगर में उत्तराखंड जल संस्थान के बल्दिया पड़ाव क्षेत्र में स्थित पेयजल प्लांट में कर्मचारी हेमंत के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। नशेड़ी और असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्रता और मारपीट के साथ ही प्लांट में खड़ी कार को क्षतिग्रस्त करते हुए उसे जलाने का भी प्रयास किया। घटना की जानकारी के बाद प्लांट के अंदर हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी। हालांकि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने घटना पर रोष जताने के साथ ही पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर घेराव किया है। और अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया है कि पीड़ित कर्मचारी कुछ लोगों द्वारा घटना के तुरंत बाद कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा लिखना तो दूर तहरीर रिसीव तक नहीं की। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी ये लोग कर्मचारी के साथ इस प्रकार की घटना कर चुके हैं। आजादी के बाद देहरादून का परेड ग्राउंड सांस्कृतिक और सामूहिक आयोजनों का मुख्य बिंदु बन गया। इस ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की बड़ी राजनीतिक रैलियां हो चुकी है। वहीं स्मार्ट सिटी योजना प्रोजेक्ट के तहत परेड ग्राउंड का सौंदर्यीकरण किया गया, इससे ये खूबसूरत बन गया। और वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने कहा है कि परेड ग्राउंड में एक पार्क बनाया जाएगा जिसमें बाहर से आने वाले लोग उसका लाभ उठा सकें। डीएम ने कहा कि ये पार्क 15 अगस्त से पहले बनकर तैयार हो जाएगा।
का खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में जल संस्थान के कार्यालय को खाली करने को लेकर हमने प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी और जिसके बाद शहरवासियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही मसूरी व्यापार मंडल द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उत्तराखंड जल संस्थान को शीघ्र कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड जल संस्थान महत्वपूर्ण कार्यालय है और पूर्व में टाउन हॉल के नवीनीकरण के चलते उसे अपना कार्यालय किराए के स्थान पर संचालित करना पड़ रहा था, लेकिन अब 4 सितंबर को न्यायालय द्वारा जगह खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों में कार्यालय को लेकर उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहरवासियों ने हमारे द्वारा खबर दिखाने पर आभार व्यक्त किया है। वहीं शहर के ज्वलंत मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहने की भी सराहना की है। मांग को लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी जी द्वारा दिया है और माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को भी भेजा है। इसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी भी प्रकार का इस प्रकार से कार्यालय शिफ्ट होता है और किसी दूर जगह जाता है तो उससे मसूरी की स्थानीय जनता को परेशानी होगी, कठिनाई होगी और जिस कठिनाई के कारण मसूरी वाले हमेशा ही परेशान रहेंगे। तो हमने निवेदन करा है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई जगह ढूंढकर उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय को शिफ्ट कर दिया जाए, चाहे वो सर्वे ऑफ इंडिया का दफ्तर हो, वहाँ पे भूमि खाली पड़ी है, चाहे वो नगर पालिका की खाली भवन जो है उनमें वो शिफ्ट हो जाए, चाहे वो टाउन हॉल के भूमि तल पे या प्रथम तल पे कहीं जगह दी जाए या किंगरेक पार्किंग में जगह दी जाए, पर जल्द से जल्द इस कार्य को अंजाम दिया जाए जिससे कि मसूरी की जनता को, नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। रानीखेत में विकासखंड ताड़ीखेत के सभागार में ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सदस्य की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल मौजूद रहे। बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना और उन सभी समस्याओं का निराकरण किया गया, जिसमें कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जल, सड़क, पानी और अन्य विभिन्न समस्याओं का समाधान विभाग के अधिकारियों के माध्यम से किया गया। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि सभी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंडे, संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन, क्षेत्र पंचायत सदस्य त्रिभुवन सिंह फर्तियाल सहित समस्त ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। नहीं, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की मातृशक्ति को और यहाँ के युवाओं को यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ के उत्पाद हैं, इनसे जोड़ करके उनमें यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा करना, उनसे यहाँ पर जो तैयार उत्पाद होगा उसको बाजार में बेच करके किस प्रकार यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं, ये प्रयास किया गया था हमारे द्वारा और हमारी पूरी टीम के द्वारा। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, मैं यहाँ पर आया, ये मूर्त रूप ले चुका है। आज हमारा ये जो महिलाओं द्वारा जो ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया था, जो उद्योग शुरू किया गया, बहुत जल्दी इससे जो उत्पाद पैदा होंगे वो बाजार में आएंगे और यहाँ की हमारी मातृशक्ति को रोजगार मिलेगा। रानीखेत में बिछुआ और विमल फाइबर से हस्तशिल्प और राखी के निर्माण पर 12 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का समापन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने किया और ICAR निन्फेटा ने अपने प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों डॉक्टर AN रॉय, डॉक्टर के सामंत और डॉक्टर A सिंघा की सक्रिय भागीदारी के साथ महिलाओं और युवाओं के लिए ब्लीचिंग, फाइन डाइंग पर फील्ड प्रदर्शन किया है। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा है कि यहाँ की महिलाओं, मातृशक्ति और युवाओं को स्थानीय उत्पादों से जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश है। इससे स्थानीय उत्पाद बनाने और बाजार में बेचने के साथ साथ यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। मेडल विजेताओं की सीधी भर्ती के प्रस्ताव पर 6 विभागों ने मंजूरी दे दी है, जिसमें खेल विभाग, युवा कल्याण, गृह विभाग, वन विभाग, परिवहन और शिक्षा विभाग शामिल है। इस बात की जानकारी खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने दी है। उन्होंने कहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव आएगा। बता दें कि पहले खेल विभाग ने 16 विभागों का चयन किया था, जिसमें मेडल विजेताओं को सीधी नौकरी दी जानी थी, लेकिन कई दौर की बैठकों के बाद भी अब निर्णय लिया गया है कि केवल 6 विभागों में ये नियुक्तियां दी जाएगी, जिस पर संबंधित विभागों ने सहमति भी जता दी है। ने लगभग 16 विभागों को चयनित किया था। फिर बाद में कई स्तर की वार्ता हुई, चीफ साहब के स्तर पर भी वार्ता जब हुई तब इन विभागों के साथ फिर ये निष्कर्ष निकाला गया कि भाई जिन विभागों में इनकी उपयुक्तता ज़्यादा है उन्हीं विभागों को रखें, संख्या हम चाहे भले ही बढ़ा लें।
तो ये तय हुआ कि अब 6 विभाग जो वर्तमान में सेलेक्ट किए गए हैं, उन्हीं में इनको नौकरी दी जाएगी। जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मेडल लेके हमारे खिलाड़ी आएँगे, यहाँ अप्लाई करेंगे और हम उनको उन विभागों में जिस तरह भी उनकी प्रायोरिटी रहेगी या जो भी प्रोसीजर रहेगा, उसके तहत हम इनको नौकरी प्रोवाइड करेंगे। लगभग सारे विभागों की मंजूरी हमें मिल चुकी है। जितने भी हमारे परामर्शी विभाग हैं, जैसे वित्त है, कार्मिक है, विधायी है, न्याय है, इन सभी से भी हमें परामर्श मिल चुका है और अगली कैबिनेट में हम इसको लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों इंटरव्यू के बाद 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है और उन्हें दूरस्थ क्षेत्र में भेजा गया है। जल्द ही अन्य चिकित्सक भी मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सैलरी 4 लाख निर्धारित की गई है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के लिए 6 लाख सैलरी तय की गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि जल्द ही आने वाले दिनों में चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए अन्य डॉक्टर्स की तैनाती कर दी जाएगी। इस बार हमने तीसरे राउंड का ऐड निकाला है और 22 अगस्त को इंटरव्यू होगा। और इस बार की खासियत ये है कि इस बार हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का भी चयन करेंगे और इन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में 2 कार्डियोलॉजिस्ट शामिल हैं और उनकी हम लोग तैनाती श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में करेंगे। और वैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए हम लोगों ने जो मैक्सिमम सैलरी लिमिट रखा है वो 4 लाख का है और इस बार सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए हम लोगों ने 6 लाख तक का लुक्रेटिव हम लोगों ने सैलरी रखा है। वहीं मसूरी में मंडी स्थापित करने को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट कृषि मंत्री गणेश जोशी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद मसूरी में मंडी स्थापित होने का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले दिनों मसूरी भ्रमण पर आए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से क्षेत्रवासियों ने मसूरी में मंडी खोलने की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों को इसे लेकर स्थल चयन करने के निर्देश दिए गए थे। इस अवसर पर मंडी समिति की ओर से आए अजय डबराल ने बताया है कि यहां अन्य विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि धनौल्टी, टिहरी, उत्तरकाशी, पुरोला आदि क्षेत्र के लोगों को अपनी सब्जी बेचने के लिए देहरादून जाना पड़ता था, लेकिन मसूरी में मंडी खुलने से उन्हें 40 किलोमीटर अतिरिक्त नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही यहां पर उन्हें उनके सामान की पूरी कीमत मिल जाएगी, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को भी प्राप्त होगा। माननीय मंत्री जी को हमने दिया कि अगर तहसील अब कुछ हिस्से में तहसील खुल जाए और कुछ हिस्से में मंडी समिति खुल जाए तो उसके तहत हमने ये दिखाया। साथ ही हमारे पास एक बगल में जगह थी अंडा खेत, वो दिखाया कि अंडा खेत में जो जगह है वो वक्फ बोर्ड की जगह है। अगर सरकार चाहे तो वक्फ बोर्ड की जगह इतनी है कि उसमें आराम से मंडी समिति खुल सकती है। और बीच में एक सिविल हॉस्पिटल का एरिया पड़ता है, वो भी दिखाया। तो उसको सब क्षेत्र दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो स्थानीय लोग हैं, एक तरफ केम्प्टी हो गया, डामटा हो गया, दूसरी तरफ नैनबाग हो गया, इस समस्त क्षेत्र के जो कैश क्रॉप है उसमें जैसे सब्जियां हो गई, मटर, आज की तारीख में धनौल्टी क्षेत्र में 12 महीने हमारे क्षेत्रों में जो है मटर होने लग गया। तो मटर की खेती कैश क्रॉप के रूप में वो लाएं, इन मंडियों में अपने ऑफिसों में वो सामान रखें और यहाँ से जो है उसका अच्छा वितरण हो, अच्छा प्राइस उनको मिल सके। वहीं जल जीवन मिशन को लेकर एक बार फिर से उत्तराखंड की योजनाएं संकट में हैं। इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि जल जीवन मिशन को लेकर वन विभाग की स्वीकृति जरूरी होती है, जिसके लिए विभाग से अनुमति की बात की जा रही है। जल्द ही योजनाओं पर कार्य शुरू हो जाएगा। बताते चले कि उत्तराखंड राज्य में वन भूमि पर काम करने की मंजूरी नहीं मिलने से जल जीवन मिशन प्रभावित हो रहा है। दर्शन प्रदेश में 159 पेयजल योजनाओं के लिए वन भूमि पर काम की मंजूरी जरूरी है। मंजूरी में देरी से योजनाओं का काम मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य मुश्किल में नजर आ रहा है। पेयजल योजनाओं में 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर काम की मंजूरी वन विभाग के अफसरों को देनी है। मंजूरी नहीं मिलने के चलते गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की 159 योजनाएं अटकी हुई है, जिसमें से 98 गढ़वाल मंडल में हैं और जबकि 61 योजनाएं कुमाऊं मंडल में हैं। जल जीवन मिशन की बात करें तो 14.95 लाख घरों को पानी के कनेक्शन जोड़े जाने का मिशन है। 11.28 घरों में
कनेक्शन दिए गए हैं। 3.30 लाख घरों में अभी कनेक्शन देना बाकी है। वहीं रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के इस्तीफा देने के बाद अब हरिद्वार सीडीओ प्रतीक जैन को जिलाधिकारी ने नगर निगम का चार्ज सौंप दिया है, जिसके बाद आज नगर निगम पहुंचे प्रतीक जैन ने मीडिया के सामने आकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें निगम का चार्ज सौंपा गया है तो वह कोशिश करेंगे कि निगम क्षेत्र में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रतीक जैन ने कहा है कि निगम क्षेत्र के लोगों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करेंगे और नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास भी किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।